वन बाय वन हम देखते हैं, यानी एक एक करके देखते हैं कि अपठित गद्यांश को करते समय हमें किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले दिया है आत्मसात। आत्मसात करने का अर्थ है जो पैसेज हमारा दिया है, यानी जो अंश दिया है गद्य खंड का, जो पोर्शन दिया है, उस पोर्शन को हम एक बार पढ़ के उसके भाव को समझने की कोशिश करें, उसको ध्यान से पढ़ें, उस पैसेज के द्वारा, उस पाठ के द्वारा, उस अंश के द्वारा लेखक क्या कहना चाह रहा है, इस बात को हम बहुत ध्यान से समझें। यानी कि उसको एक बार में अगर नहीं समझ में आ रहा है, 2-3 बार पढ़कर उस पोर्शन को हम आत्मसात अगर कर लेंगे तो हमें फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उत्तर को लिखने में। क्योंकि अगर हम सरसरी नज़र से पढ़ ले गए और फिर उसके बाद बिना ध्यान से पढ़े हम आंसर लिखना शुरू किए तो हम कई बार कंफ्यूज हो जाएंगे। वन वर्ड आंसर है, मतलब डिस्क्रिप्टिव है, तो भी हम थोड़ा बड़ा आंसर सही कर सकते हैं। लेकिन अगर ये उत्तर वन वर्ड का ना होकर एमसीक्यू हुआ, वन वर्ड करें सॉरी, अगर ये उत्तर एक वाक्य में ना होकर एमसीक्यू हुआ तो उसमें जब हम एमसीक्यू 4 एमसीक्यू पढ़ेंगे तो हमको इतना ज़्यादा कंफ्यूज कर देगा कि हम फिर उस पैसेज को पढ़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो ये काम हम हर क्वेश्चन में बात क्यों करें, मतलब 5 क्वेश्चन लिए तो 5 बार एक एक क्वेश्चन पे थोड़ा ना ढूंढने चले जाएंगे। हम एक ही बार पहले वो पैसेज को ध्यान से पढ़कर उसको अच्छे से आत्मसात कर लें, जिससे हम प्रश्न देखते ही उसका उत्तर आसानी से दे सकें। ठीक है, पहला पॉइंट हमें ये हमेशा ध्यान रखना है। पैसेज आते ही, पेपर आते ही सबसे पहले हमें पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। दूसरा पॉइंट है रेखांकन। किसका रेखांकन? महत्वपूर्ण सूचनाओं का। अधिकतर जो पैसेज दिए रहते हैं, पैराग्राफ जो दिए रहते हैं, उसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु होती हैं, उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ही आधारित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, क्यों? क्योंकि इन्हीं महत्वपूर्ण सूचनाओं पर ही आगे जाकर हमें प्रश्न मिलेंगे जिनका उत्तर हमें देना है। तो जितने भी महत्वपूर्ण हमें सूचनाएं मिल रही, जो हमारे हिसाब से महत्वपूर्ण लग रही, पेंसिल हमेशा हाथ में रखना है, पेन से नहीं। पेंसिल लेना है आपको और उसको आप अंडरलाइन करके देख के कर सकते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, या दिमाग में रख लें कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, जिससे जब हम उस महत्वपूर्ण सूचना से संबंधित कोई प्रश्न देखें तो हम बिना देर किए उन प्रश्नों के उत्तर दे सकें। ठीक है, तीसरे नंबर पे है कठिन शब्दों मुहावरों का रेखांकन। ठीक है, गद्यांश में ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाए, कई बार ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं जिसमें कठिन शब्दों का अर्थ भी पूछ लेता है, मुहावरों का अर्थ पूछ लेता है, बोल देता है मुहावरों को वाक्य में प्रयोग करिए। इस बात को करते समय आपको ध्यान रखना है कि जो जो आपको कठिन शब्द मिल रहे हैं उनको भी अंडरलाइन कर लीजिए। जो मुहावरे मिल रहे हैं, जिनको लग रहा है कि आपसे इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है, उसको अंडरलाइन करिए और देखिए कि इसका क्या अर्थ निकल रहा है। एक ही शब्द का कई अर्थ हो सकता है। ठीक है, जैसे कई बार छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा जल, है ना, जल शब्द एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, उदाहरण के तौर पे देखते हैं। जैसे ये शब्द दिया है जल, है ना, जल मतलब वाक्य में हो सकता है, जल मतलब पानी के लिए भी हो सकता है, या जल मतलब जल जाने के लिए भी हो सकता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है और सोचना है कि यहाँ पर ये जो शब्द है उसका क्या अर्थ है, क्योंकि आगे हो सकता है, पूछ सकता है कि जल शब्द का अर्थ है, नीचे ऑप्शन में 2 कुछ दे दिया और एक दे दिया पानी और एक दे दिया जल जाना। अब आपको फिर ऊपर जाने की जरूरत पड़ेगी पैसेज पढ़ने के लिए कि भाई यहाँ पर उस वाक्य का क्या अर्थ निकल रहा है। तो इससे अच्छा है कि हम शुरुआत में ही अंडरलाइन कर लें। ठीक है, अब चौथा पॉइंट है
शीर्षक संबंधी प्रश्न। शीर्षक संबंधी प्रश्न आता है 1 नंबर में, ठीक है। तो इसमें बहुत मार्क्स कट जाते हैं बच्चों के, MCQ में तो कट ही जाते हैं अगर वो ध्यान से नहीं करते हैं। तो होता क्या है कि जो शीर्षक होता है वो पूरे पैसेज को पढ़ने के बाद हमें देखना चाहिए। जैसे कि कोई देशभक्ति से संबंधित है, कोई पैसेज दे दिया जो देशभक्ति से संबंधित है, ठीक है। तो वहाँ पर हो सकता है वो शीर्षक देशभक्ति भी हो सकती है, देश का भक्त हो सकता है, देश के लिए भक्ति हो सकती है, इस तरह से कई शीर्षक दे सकते हैं। अब आपको उनमें से चूज़ करना रहेगा और फिर उसका आंसर आपको टिक करना रहेगा या लिखना रहेगा। तो हमेशा जब भी आप शीर्षक लिखें तो ये ध्यान रखना है कि उस पूरे गद्यांश को पढ़ने के बाद जो सबसे उचित शीर्षक लगे आपको वही शीर्षक उसमें लिखना रहेगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 5, जैसा कि कई बार बता चुके हैं, क्या करना, ध्यान पूर्वक पढ़कर ही लिखें। ध्यान पूर्वक पढ़कर ही लिखें, यानी कि सरसरी तौर पर जैसे पहले भी बता चुके कि झटाझट पढ़ा और फिर उसके बाद लिख दिया, बिल्कुल नहीं। पूरे पैसेज को ध्यान से पढ़ लें और उसके बाद भी उनके उत्तरों को लिखना शुरू करें। छठा पॉइंट, दोबारा उत्तर जांचें। दोबारा उत्तर जांचें का मतलब कि जितने उत्तर हमने कर लिए हैं, देख लिए, हमारे हिसाब से ये सारे उत्तर सही हैं, पर बिल्कुल नहीं, एक बार उनको फिर से चेक कर लें। ये ना सोचें कि लास्ट में कर लेंगे, पूरा लिख ले बाकी कर ले, नहीं, लास्ट में करेंगे यानी पूरा पेपर होने के बाद फिर से दोबारा चेक करने का सोचेंगे तो क्या होगा कि तब तक आप उसके उत्तर लगभग भूल चुके रहेंगे कि पैसेज में क्या था, क्योंकि काफ़ी टाइम बीत जाएगा तो आपके दिमाग से निकल जाएगा। तो ये ध्यान रखें कि एक बार उसी समय देख लें, उसी समय पढ़ के देख के समझ लें कि क्या हो सकता है इसका उत्तर, क्या जो मैंने सही लिखा है वो सही है, अगर सही है तो ठीक है और अगर गलत है तो उसको फिर से चेक कर लेंगे। तो इस तरह से अगर हम ध्यान देंगे तो हम अपठित गद्यांश हो या काव्यांश हो यानी अनसीन पैसेज के कोई भी प्रश्नों के उत्तर गलत नहीं करेंगे, सारे प्रश्नों के उत्तर सही हो जाएंगे। यानी हमारे जो यहाँ पे 5 मार्क्स हैं वो 5 मार्क्स यानी 5 नंबर हमारे पूरे पक्के हो जाएंगे, यानी वो हम 5 नंबर तो पूरा ले लेंगे सरलता से। तो इन सब बातों का हम ध्यान रखेंगे तो हम अपठित गद्यांश हल कर सकते हैं, ठीक है। अभी 1-2 अपठित गद्यांश का PDF दे रही हूँ, उसके कुछ क्वेश्चन हैं, उनको आपको पढ़ना है और उनको पढ़ने के बाद प्रश्नों को हल करने का प्रयास करना है, ठीक है।